गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री बाय डॉक्टर राजेंद्र। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता होगा कि लगभग पिछले एक वर्ष से कोरोना महामारी और लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे ये प्रयत्न रहा कि मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा YouTube चैनल के माध्यम से अपने ऐतिहासिक विचारों को साझा करूं और इस पर परिचर्चा करने का प्रयत्न करूं। मैंने इस बारे में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त किया। मेरे कुछ विद्यार्थियों के सुझाव पर आज से मैं अपने क्लासेज के पैटर्न में कुछ चेंज कर रहा हूँ। मेरे विद्यार्थियों को ये कहना है कि लंबे वीडियो डालने की बजाय छोटे और कम समय वाले वीडियो आप डालिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं अपने बीए पाठ प्रथम के विद्यार्थियों के लिए कुछ उन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। भली वीडियो की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन कम समय वाले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने का प्रयत्न किया जाएगा ताकि विद्यार्थी आसानी से उनको समझ सके। तो आइए विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बीए पाठ प्रथम के हिसाब से तो उपयोगी है ये, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी यह विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज जिस विषय के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ उसका संबंध है कुषाण सम्राट कनिष्क से। विद्यार्थियों, कनिष्क के बारे में आपको कुछ बातें बता देना उचित समझता हूँ। कनिष्क के राज्यारोहण से के साथ ही हिंदुस्तान में, भारत में एक नवीन संवत की शुरुआत मानी जाती है जो शक संवत कहलाता है। और इस शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी से होती है। विद्यार्थियों, कनिष्क का संबंध था कुषाणों से और कुषाणों की प्रमुख 5 शाखाओं में से एक शाखा जो कुई-सुआंग के नाम से जानी जाती थी, वो शाखा भारत में कुषाण के नाम से प्रचलित हुई और कनिष्क के नेतृत्व में एक मजबूत साम्राज्य बना। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी सीमाएं विद्यार्थियों चाइना तक छूती थी। ग्रेट सिल्क रूट, महान रेशम मार्ग, वह भी कनिष्क के प्रभाव क्षेत्र में था। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे कनिष्क के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं कुषाण सम्राट कनिष्क के समय में प्रचलित मूर्ति निर्माण की एक विशिष्ट शैली, एक विशिष्ट पद्धति के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। विद्यार्थियों, कनिष्क को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसके समय में गांधार में बड़े पैमाने पर बुद्ध की प्रतिमाओं का पहली बार निर्माण चालू हुआ। कनिष्क के समय में निर्मित बौद्ध प्रतिमाओं के निर्माण की शैली को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। कई पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार विद्यार्थियों इस शैली को हेलेनिक आर्ट, इंडो हेलेनिक आर्ट, हेलेनिस्टिक आर्ट आदि कई नामों से संबोधित करते। इसका मतलब यह है कि ग्रीक इम्पैक्ट ऑन स्टाइल ऑफ आइडल मेकिंग, मूर्ति निर्माण की शैली के ऊपर जो यूनानी प्रभाव था, यह उसकी बात की जा रही है। विद्यार्थियों, जहाँ तक बुद्ध प्रतिमाओं के निर्माण की बात है, शुरुआती बौद्ध धर्म जब बुद्ध ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया तो वे स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिमा बनाए जाने के खिलाफ थे। उनका यह कहना था कि यदि मेरी प्रतिमाओं का निर्माण करना है तो मेरा सुझाव है कि आप बिल्कुल मत कीजिए। यदि आपको मेरी पूजा करनी है तो आप मेरे प्रतीकों की पूजा कीजिए, स्तूप की पूजा कीजिए, अश्व की पूजा कीजिए, सिंह की पूजा कीजिए, जो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के प्रतीक है।
लेकिन वे अपनी मूर्ति बनाए जाने के बिल्कुल विरुद्ध थे और यही कारण है कि लंबे समय तक बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं बनी। लेकिन बाद में धीरे धीरे कुषाणों के समय में और विशेष रूप से कनिष्क के समय में गांधार में बुद्ध प्रतिमाओं के निर्माण का एक बहुत बड़ा केंद्र बना और यह प्रतिमाएं गांधार शैली की विशेषताओं को इंगित करते। विद्यार्थियों, प्रतिमाओं के निर्माण की जो शैली थी गांधार शैली, उसके बारे में इतिहासकार जॉन मार्शल का यह कहना था कि गांधार के कलाकार की आत्मा भारतीय थी लेकिन हाथ यूनानी थे। तो कहने का मतलब ये कि इन मूर्तियों के ऊपर काफ़ी हद तक प्रभाव था यूनानी मूर्ति स्टाइल का। विद्यार्थियों, गांधार शैली में निर्मित बुद्ध प्रतिमाओं पर भौतिक प्रभाव ज़्यादा है। इन मूर्तियों में के निर्माण में शारीरिक और मांसल सौंदर्य का ध्यान रखा गया है और जैसा कि यूनानियों का विश्वास था कि देवता शारीरिक दृष्टि से हष्टपुष्ट और मजबूत हो, मूर्ति निर्माण का जो केंद्र इसी दौर में मथुरा में विकसित हो रहा था और जहाँ पर मूर्तियाँ बन रही थी देवी देवताओं की, उन मूर्तियों के चेहरे में जो भव्यता, जो आध्यात्मिकता थी, वह आध्यात्मिकता यहाँ पर नहीं थी। विषय बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, लेकिन मूर्तियों के निर्माण का तरीका यूनानी तरीका था। बुद्ध की बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ, उनका मांसल शरीर और काफ़ी हष्टपुष्ट रूप में बुद्ध को चित्रित किया गया। तो विद्यार्थियों, अब प्रश्न यह पैदा होता है कि यह प्रभाव आया कहाँ से? चूंकि गांधार भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित था और उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण विविध प्रकार के विदेशी आक्रमण और यवन गतिविधियां, इन सभी से यह प्रभावित होता रहता था। गांधार के साथ, सिंध के साथ और हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत के साथ पर्शियन एम्पायर का बहुत पुराना संपर्क था और ऐसा कहा जाता है कि पर्शियन सम्राटों को मिले हुए अभिलेखों से जानकारी मिलती है, परसेपोलिस, बेस्तून और नक्शे रुस्तम, उससे यह पता पड़ता है कि सिंधु साम्राज्य, सिंध प्रांत पर्शियन साम्राज्य का 23वां हिस्सा था, 23वां प्रांत था और यहाँ से बहुत सारे सैनिक पर्शिया के उस अभियान में शामिल हुए जो पर्शिया ने यूनान के खिलाफ किया था। तो जब गांधार के कलाकार ने, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के सैनिक ने, बासिंदे ने यूनान में देवी देवताओं की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देखी तो वे उनसे प्रभावित हुए। ये छाप थी हेलेनिक प्रभाव की, यूनानी प्रभाव की, जो आगे चलकर मूर्ति निर्माण की शैली में दिखती है। बाद में अलेक्जेंडर के हमलों के दौरान भी हम देखते हैं कि बहुत सारे यूनानी लोग भारत में बस गए, विशेष रूप से गांधार, रावलपिंडी और पेशावर के इलाकों में बस गए। तो वे लोग भी अपने साथ अपने मूर्ति निर्माण संबंधी विचारों को लेकर आए। तो ये सारी प्रक्रियाएं, मिलीजुली प्रक्रियाएं काम कर रही थी और बुद्ध प्रतिमा के निर्माण को एक यूनानी प्रभाव दे रही थी। तो यही कारण था कि गांधार की कला पर हमें यूनानी प्रभाव दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों, गांधार स्टाइल, गांधार कला आपके प्रश्न पत्र की दृष्टि से, तो परीक्षा की दृष्टि से तो उपयोगी है ही है और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे की कक्षा में मैं आपसे कुछ और बात करूँगा एक अन्य बिंदु को लेकर, और परिचर्चा के लिए मंच खुला है। आप मेरे से 9928482295 पर संपर्क कर सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।